हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। भारत की राज्य व्यवस्था क्या पढ़ रहे थे? भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान। बात एक ही है। इसमें जो हमारा टॉपिक था अतीत से संविधान निर्माण तक के सारांश का, जिसमें कि हम लोग उत्तर वैदिक काल तक पहुंचे थे। प्राचीन इतिहास का जो पार्ट है उसमें, उस सारांश में आगे हम आज बढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो हम ईसा पूर्व का क्रम चला रहे थे, ठीक है, उस ईसा पूर्व के क्रम में बौद्ध धर्म की स्थापना कब होती है स्टूडेंट्स? 563 ईस्वी में होती है। गौतम बुद्ध जी इसके संस्थापक होते हैं। 563 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जैन धर्म आता है। क्या आता है? जैन धर्म। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, अलग अलग तीर्थंकर होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, ये टाइमलाइन जो है ये घटते हुए जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद टॉपिक हमारा आता है मगध राज्य का उत्कर्ष। आप आशा है कि रफ और पेन के साथ बैठे होंगे और जो आपके साथ नोट्स हैं वो नोट करते होंगे। तो मगध राज्य के उत्कर्ष में जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, अशोक, कण्व, सातवाहन, ये सब क्या है? मगध राज्य के उत्कर्ष वाले पार्ट में आएंगे। तो 544 ईसा पूर्व में जो हर्यक वंश है इसकी स्थापना होती है और बिंबिसार इसकी स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इसमें शिशुनाग वंश हैं। फिर 345 ईसा पूर्व मौर्य वंश, और इसी मौर्य वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं अशोक, जिनको कि ग्रेट अशोका, महान अशोका बोला जाता है। इनका जो टाइम फ्रेम था ये 269 ईस्वी अशोक का शासनकाल का पीरियड होता है। और इसके बाद 73 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है सारा स्टूडेंट्स, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का है और 73 यानी कि 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना होती है और 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना होती है। अब ये देखिए, अब आप अगर नोटिस करेंगे तो 563 ईसा पूर्व से हम लोग घटते घटते 60 ईसा पूर्व तक पहुंच गए हैं। और इसके बाद यही ईसा पूर्व घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि जब हम 1 ईस्वी भी पहुंचते हैं, ठीक है। ये ईसा पूर्व और ईस्वी का इतिहास जो है, ये जो ईसा मसीह जी हैं इनके जन्म से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष समराइज में कंप्लीट हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक टाइमलाइन है, केवल तेज रफ्तार से पूरी की पूरी टाइमलाइन आप रिपीट करते हुए जा रहे हैं किस टाइम फ्रेम में क्या हुआ था। बाकी जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 1 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 ईस्वी को। यही 1 ईस्वी बॉर्डर है, यानी कि जब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं की बात की जाएगी तो उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोलेंगे, ठीक है। और जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है वहीं से 1 ईस्वी की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? ईस्वी की। मृत्यु जो इनकी होती है वो 33 ईस्वी में होती है। और एक इम्पॉर्टेंट, ये सारी जो है यानी कि 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक, इसको 100 वर्षों का शतक बोलते हैं, यानी कि शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो प्रथम शताब्दी में ही ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति वगैरह हुए थे, ये सब प्रथम शताब्दी में ही हुए थे। तो ये सब नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग भारत के जो यवन राज्य हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। भारत के यवन राज्य, ये सब आप चलिए बताइए। गौतम बुद्ध जो थे वो, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आपको करना है कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। देखते हैं कितना आपने इतिहास पढ़ा है, क्या जानकारी आपको है। चलिए आगे, भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्य ये हमारा टॉपिक है। भारत के यवन राज्य, ठीक है। इस जो यवन राज्य होता है स्टूडेंट्स, इस यवन राज्य में 4 जो वंश होते हैं, या 4 कह सकते हैं कि शासन पद्धतियां आती हैं, ठीक है। हिंद यूनानी आते हैं पहले, हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर
पहलव और फिर कुषाण, ये चार होते हैं भारत के यवन राज्य में। हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। हिंदू यूनानी जो शासक की स्थापना होती है, इसके संस्थापक राजा मिनांडर होते हैं। कौन होते हैं? राजा मिनांडर, ठीक है, जिसकी राजधानी आपको कहाँ मिलेगी? साकल में मिलेगी। किसकी राजधानी? जो हिंदू यूनानी की स्थापना, जिसकी राजा मिनांडर ने स्थापना की थी, इसकी राजधानी आपको साकल में मिलेगी, साकल में। तो ये हिंदू यूनानी हो गए। फिर शक की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये शक एक चरवाहा समाज था, ठीक है। चरवाहा यानी कि जो गाय भैंस या जानवर चराते हैं। तो ये जो शक हैं, ये फिर इनका शासनक्रम चलता है हिंदू यूनानी के बाद, और शकों को ही उज्जैन के एक स्थानीय राजा पराजित करते हैं। किनको पराजित करते हैं? शकों को। उज्जैन के स्थानीय राजा द्वारा परास्त कौन होते हैं? शक। स्थानीय राजा द्वारा पराजित। और ये कब पराजित होते हैं स्टूडेंट्स? ये 58 ईसा पूर्व में ये पराजित होते हैं। कौन पराजित होते हैं? शक। और जो स्थानीय राजा पराजित करते हैं उज्जैन के, वो शकों को पराजित करके फिर अपनी एक उपाधि लेते हैं। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। और यहीं से 58 ईसा पूर्व से, यानी कि जो 1 ईस्वी है, उसमें से अगर हम लोग 58 माइनस करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा क्या? विक्रम संवत। विक्रम संवत की स्थापना होती है, ठीक है। यहीं से विक्रम संवत की स्थापना होती है। और ये जो विक्रमादित्य की उपाधि है स्टूडेंट्स, ये लगभग 14 शासक ऐसे होते हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट अवश्य कीजिएगा, समरी ही नोट कीजिएगा, आलस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, शक हो गए, फिर पहलव, फिर कुषाण। इसके बाद पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। पहलव के बारे में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं जो शॉर्ट नोट्स में आपको बताते चले, क्योंकि हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इस नाते जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कुषाण, ठीक है। कुषाण की जो मुख्य बात होती है, 78 ईस्वी में ये लोग गद्दी पर बैठते हैं। कौन? कुषाण, ठीक है। और गद्दी पे बैठते हुए ही एक नए संवत की शुरुआत करते हैं, शक संवत। किसकी? शक संवत। अब यहाँ देखिए कितना गजब का कंफ्यूजन होगा आपको। कंफ्यूजन इस पॉइंट पे हो सकता है कि जो शकों का शासन था उसमें विक्रम संवत शुरू होता है। अब आप वहां कह सकते हैं कि नहीं, वहां शक संवत, अगर उस शक से शक संवत को रिलेट करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। वो 58 ईसा पूर्व में था, ठीक है। और ये 78 ईस्वी में है कि जब कुषाण लोग शासन करते हैं तब शक संवत की शुरुआत होती है, और उस समय विक्रम संवत की शुरुआत होती है, ठीक। और इसका जो प्रयोग होता है
किसका? शक संवत का। ये भारत सरकार भी करती है, यानी भारतीय सरकार अपने प्रयोग में शक संवत को करती है। तो ये रहा आपका भारत की यवन राज्य। समझ में आ रही चीजें? बताइएगा जैसा होगा। अब भारत के यवन राज्य के बाद हम लोग प्राचीन इतिहास में ही आगे बढ़ते हुए जो गुप्त साम्राज्य है, हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं। ईसा पूर्व वाला समय समाप्त हुआ और ईस्वी में हम लोग चल रहे हैं। तो गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 240 ईस्वी में, और श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। कौन थे? श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। और सबसे जो प्रसिद्ध समुद्रगुप्त इसके प्रसिद्ध शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, ये सब गुप्त साम्राज्य के मुख्य शासक थे। फिर इसके बाद जो चीनी यात्री फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के एक टाइम में आया था। और फिर आगे एक चीनी यात्री और होते हैं वेनसांग, ठीक, पुष्य भूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक शासक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुष्यभूति के द्वारा। पुष्यभूति के द्वारा संस्थापना की गई थी। किसकी? पुष्यभूति। इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी। कहाँ थी राजधानी? थानेश्वर, ठीक है। और यहीं इसी पुष्यभूति वंश के ही एक शासक होते हैं हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। और इनके इस समय में स्टूडेंट्स चीनी यात्री वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग। इसको लेके एक ट्रिक बना सकते हैं आप, ह हा या हा हा। जैसे हंसते हो ना आप लोग, हा हा, तो ये हा हा ट्रिक बन सकता है। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे। तो ये चीनी यात्री का क्रम आप माइंड में रखे रहिएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग गुप्त साम्राज्य ये सब पढ़ होते हैं, फिर इसके बाद आता है दक्षिण भारत के जो राजवंश होते हैं। कौन? दक्षिण भारत के राजवंश, प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की जब बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये हेडिंग आप डाल लीजिए। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, नोट करने से मत कतराइएगा, ये बात जान लीजिए, ठीक है ना। हम लोग क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स, आज की जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत कम करते हैं, बैठे बैठे ख्वाब देखते हैं, उनको बड़ा पद चाहिए, बैठे बैठे बड़ा पद नहीं मिलता है, ठीक है। इसी पर दो पंक्तियां कहेंगे कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोच रहे हो कि सोचने से, कुर्सी पे बैठ के सामने मोबाइल रख के या लेट के मोबाइल देखने से नहीं वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ दूर चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको रफ पेन उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइंड में चीजें डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे आसान नहीं है। तो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं, इसमें जो पहला वंश है पल्लव वंश, हम लोग पढ़ते हैं। क्या? पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव वंश, इसके सिंह विष्णु संस्थापक हैं।
इसलिए उसके संस्थापक हैं। राजधानी जो इसकी है वो कांची है। कहाँ है? कांची। फिर इसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंतीदुर्ग। राजधानी मांडलिक। अगर एक बार आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा है अच्छे से, तो ये सब बातें आपको रिवाइज होनी चाहिए। सब बातें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि हाँ, सिंह विष्णु जी ने इसकी स्थापना की थी। कांची अरे इसकी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट कौन कौन से इस वंश के शासक थे, क्या उनकी उपलब्धियां थी, ये सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक वंश आता है चालुक्य वंश। कौन वंश? चालुक्य। चालुक्य में 3 कैटेगरी होती है, माने 3 और उपवर्ग जैसे कह सकते हैं। या चालुक्य वंश में ही 3 और शासन पद्धतियां आती हैं, जिसमें होते हैं कल्याणी, वातापी और वेंगी। कल्याणी, वातापी, वेंगी, ये चालुक्य वंश जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 और। फिर इसके बाद चोल वंश। कौन? चोल वंश। चोल वंश, इसकी जो स्थापना हुई थी वो विजयालय द्वारा हुई थी और इसकी जो राजधानी थी वो तंजावुर थी। ठीक है, यानी कि चाहे तो तंजौर कर लीजिए। फिर जब ये इतना हम लोग पढ़ लेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में, तो इसी में कुछ और 4-5 वंश और बचे हैं, ज्यादा नहीं। नोट कर लीजिए इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यादव वंश, यादव वंश। ठीक है। फिर कदम्ब वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। यादव वंश की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स, वो किसने किया था? भिल्लम पंचम ने किया था, भिल्लम पंचम। और होयसल वंश की विष्णुवर्धन। होयसल वंश, कौन? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। फिर कदम्ब वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। गंग वंश और काकतीय वंश। ठीक है। कदम्ब वंश की जो स्थापना हुई थी मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने। गंग वंश की जो स्थापना हुई थी वो वज्रमहल पंचम ने। किसने की थी? वज्रहस्त पंचम ने। वज्रहस्त पंचम ने। और काकतीय वंश की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, वो बीटा प्रथम ने की थी। किसने की थी? बीटा प्रथम ने की थी।
तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अतीत से संविधान निर्माण तक के सफर में हम लोग प्राचीन इतिहास के जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं यह समाप्ति के कगार पर हैं। इसके बाद सीमावर्ती जो राज्य हैं उसके कुछ राजवंश पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए इन सबको। चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा आप सबने कौन कौन से दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में। लास्ट में यादव वंश, होयसल, कदम, गंग, काकतीय ये सब। इसके बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। किसका? सीमावर्ती राजवंशों का, जिसमें पाल वंश, सेन वंश ये सब शासक आते हैं। सीमावर्ती राजवंश का उदय। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। पाल वंश है, सेन वंश है, ठीक। कौन कौन से? पाल वंश और सेन वंश हैं, जिसमें जो इसके मुख्य शासक थे जैसे पाल वंश में धर्मपाल आते हैं, ठीक है, महिपाल आते हैं, अलग अलग ऐसे पाल आते हैं, ठीक है। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल के ही समय में हुई थी। फिर सेन वंश में भी कुछ कुछ शासक हैं, जैसे सामंत सेन इसके संस्थापक थे, राजधानी इसकी नदिया थी। सामंत सेन लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप। सामंत सेन इसके संस्थापक थे। और फिर अब इसके बाद एक आता है कश्मीर के राजवंश। कौन? कश्मीर के राजवंश, ठीक है। कश्मीर के राजवंश में भी कौन कौन से आपको कारकोट वंश पढ़ेंगे, उत्पल वंश पढ़ेंगे और लोहार वंश पढ़ेंगे। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। फिर इसके बाद राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति होती है। ये तो सीमावर्ती राजवंशों का उदय हो गया। पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश में कारकोट, उत्पल, लोहार, और एक लास्ट आता है सीमावर्ती राजवंश में कामरूप का वर्मन वंश। कौन सा? कामरूप का वर्मन वंश, ठीक है। पुष्यवर्मन इसके संस्थापक थे। कौन थे? पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन इसके संस्थापक थे, तो नोट कर लीजिए आप। पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश में कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, कामरूप का वर्मन वंश में पुष्यवर्मन इसके संस्थापक थे। प्रागज्योतिष इसकी राजधानी थी। तो चलिए ये भी नोट हो गया होगा आपका। फिर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जो सेकंड लेक्चर है हमारा यानी पार्ट 2, इसमें हम यहीं फिनिश करेंगे। फिर पार्ट 3 में आपका मध्यकालीन इतिहास से हम लोग उठाएंगे, सल्तनत काल, मुगल वंश, थोड़ा बहुत उसको समराइज करते हुए आधुनिक भारत तक पहुंचते हुए 1600 ईस्वी में हम लोग पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? 1600 ईस्वी में। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसी समय
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भारत को गुलाम होने के क्रम में यहीं से शुरुआत होती है। और उसके बाद 1757 के प्लासी के युद्ध को फिर हम रुक के डिटेल में पढ़ेंगे। कैसी लग रही है क्लास स्टूडेंट्स, बताते रहिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जीके जीएस जीए वाला जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बस साथ आपको देना पड़ेगा। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ठीक है स्टूडेंट्स, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में हम लोग मुख्य रूप से आपको बता दे रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, ठीक है, और चामान या चौहान वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, फिर इसके बाद चाहमान वंश, ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चाहमान वंश, और ये इतने जो थे, ये मतलब इसमें फिर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में फिर इसके बाद परमार वंश, परमार वंश, ठीक, चंदेल, सोलंकी, चंदेल वंश, फिर सोलंकी जो गुजरात के राजपूत शासक थे, सोलंकी, और फिर कलचुरी चेदी राजवंश और सिसोदिया वंश। कलचुरी चेदी और सिसोदिया राजवंश। तो इंडियन पॉलिटी में स्टूडेंट्स अतीत से संविधान निर्माण तक का सारांश का जो पार्ट 2 वाला लेक्चर है, ये अब आपका कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कैसी लगी आपको क्लास। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 फिनिश कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग शुरू करेंगे मुगल वंश, ठीक है, मतलब मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सल्तनत काल पढ़ेंगे, महमूद गजनी, ये सब समराइज करके ही मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो असली स्टॉपेज है, जो हमारा शहर है, वो इंडियन पॉलिटी और भारतीय राज्य व्यवस्था है। ये सब तो छोटे छोटे स्टेशन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, इस ट्रेन से हम लोग चलते हुए और नज़ारे देखते हुए पहुंचेंगे पॉलिटी पर, और पॉलिटी को अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये जो समराइज वाला सारांश वाली व्यवस्था है, ठीक है, ये जो सारांश का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी बढ़िया से शुरू करके पढ़ेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।